मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी भाग पहला। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। निज भाषा उनती हवे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के बिरत नाही की शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधकार है वहाँ जहाँ विप्य नहीं है मुर्दा भय वे जहाँ साहित्य नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। देश का बच्चा बच्चा होगा हिंदी भाषा पर बलिदान, अब हिंदी की रक्षा करने निकले मुनिवर संत महान। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु। कोयल, अतः मुझे भी लिखना पड़ा। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए स्वतंत्र रहती है, परंतु इसके विपरीत तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए परतंत्र रहता है। अतः अपनी भाषा बोलिए और स्वतंत्र रहिए। धर्मपाल कपूर। हाँ, एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान है एक विधान, एक निशान, एक जबान। यदि प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार किसी भी राष्ट्र की स्थिति है तभी उसे राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्र के लिए एक और तत्व भी अनिवार्य है, वह शिक्षा। राष्ट्र की आत्मा शिक्षा होती है और भाषा उसकी वाणी होती है। अपनी संस्कृति एवं स्वस्थ परंपराओं के अनुसार यदि राष्ट्र शिक्षा नहीं है तो वह राष्ट्र मृतवत है। यदि अपनी राष्ट्रीय भाषा ना हो वह राष्ट्र गूंगा कहलाता है। यूँ इन दोनों तत्वों के अभाव में कोई भी राष्ट्र घिसटता तो है परंतु उन्नति नहीं कर सकता। 771 वर्षों के उपरांत भारत 15/8/1947 को प्रतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ और इसके पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने 376 अनुच्छेद के अनुसार 14/9/1949 ईस्वी को हिंदी को एक राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा घोषित कर दिया। वस्तुतः हिंदी हमारे देश की घोषित राष्ट्रभाषा है और इस घोषणा में कोई पक्षपात नहीं हुआ, क्योंकि प्रस्तुत भाषा इस महान पद की अधिकारिणी है। इसके अधोलिखित कारण हैं। हिंदी इसलिए राष्ट्रभाषा नहीं बनी कि यह संविधान ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए भी नहीं कि इसका सीधा संघर्ष अंग्रेजी के साथ था। हिंदी इसलिए भी राजभाषा नहीं थी कि यह प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा उन्नत एवं समर्थ थी, परंतु इसलिए कि इसके पीछे एक सुदीर्घ इतिहास था। मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंगल की जबानी, तात्या टोपे का त्याग इसकी जड़ों में था। भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद का रक्त इसकी रसों में था। मदन और उद्यम, शशि चंद्र और कन्हई की आशाएं इसके साथ थी। लाल, पाल और बाल का ये सहारा थी। गांधी और जवाहर की भी इसकी रक्षा के लिए तत्पर थे। सुभाष और राम बिहारी का भी प्रातव्य था। राजा मोहन राय का आशीर्वाद इसे प्राप्त हो चुका था। केशव चंद्र सेन का हाथ इसके सिर पर था और दयानंद की दया दृष्टि इस पर हुई थी। इस भाषा में कबीर के भजन भारत के कोने कोने में गाए जाते हैं। नानक और मीरा की भक्ति इसी भाषा में प्रकट हुई। गुरु गोबिंद सिंह के चंडी चरित्र हिंदी में ही लिखा गया। मध्यकाल के सारे भारत में जो भक्ति की लहर थी वह किस माध्यम से देश में चारों ओर फैली? इसका उत्तर है हिंदी भाषा। हिंदी का संबंध केवल हिंदुओं से जोड़ना ठीक नहीं। हिंदू, हिंदी तथा हिंद अथवा सिंधु, सिंधी अथवा सिंध के फारसी रूप है। ईरान तथा फारस के निवासी मुसलमान सिंधु नदी के तट प्रदेश को हिंद तथा वहाँ के निवासियों को हिंदू कहते थे तथा उनकी भाषा हिंदी कहलाई। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द मुसलमानों की देन है, अतः हिंदी को केवल हिंदुओं तक सीमित करना उचित नहीं है, परंतु
यह उस आंदोलन का परिणाम था जिसका सूत्रपात महर्षि दयानंद ने 1882 में सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन के पास हिंदी के पक्ष में हस्ताक्षर युक्त विज्ञापन भिजवाए थे। यहाँ तक कि संसार के 195 विभिन्न देशों में चीनी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। दूसरा स्थान अंग्रेजी भाषा, तीसरा स्थान हिंदी भाषा, चौथा स्थान अरबी भाषा का है। यह सब कमाल दूरदर्शन के चैनलों के माध्यम से हुआ है। नंबर 2, इसकी तत्सम शब्दावली है जो अन्य मुख्य भारतीय भाषाओं में भी उसी रूप में उपलब्ध है। नंबर 3, यह हमारे देश में इस भाषा के बोलने वालों की संख्या लगभग 50 लाख है, क्योंकि मुख्यतः यह भाषा हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में बोली जाती है। यही भाषा इन राज्यों की राजभाषा भी है। नंबर 4, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्यों की भाषाओं और हिंदी भाषाओं के शब्द भंडार में इतनी अधिक समानता है कि वहाँ के निवासी हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 5, भारत के लगभग सभी बड़े बड़े नगरों और राज्यों में फैले हुए राजस्थानी मारवाड़ी व्यापारी वहाँ लगातार हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। हम भारतीय हैं, अतः हमारी आत्मा यह स्वीकार नहीं कर सकती कि एक विदेशी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बनी रहे। यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी जानने वाले और बोलने वालों की संख्या लगभग आधा % है। अतः डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग देश के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। बोलने वालों की संख्या के विचार से हिंदी संसार की तीसरी सबसे बड़ी भाषाओं में एक है। केंद्रीय राजकाज अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के लिए इसका व्यवहार उचित है। 14 सितंबर के दिवस का ऐतिहासिक महत्व है। इसकी एक संवैधानिक महत्ता है। बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि यह त्यौहार बना कैसे। तब राजनीतिक भाषाई विवाद का जन्म नहीं हुआ था, तो भी भाषा का प्रश्न जटिल था। संविधान सभा में इस विषय पर बहुत ही गहन एवं गंभीर वाद विवाद हुआ था। राष्ट्रभाषा के प्रश्न की जटिलता का कारण यह भी है कि हमारे देश में लगभग 1700 भाषाएँ बोली जाती हैं और इसमें से लगभग 50 भाषाएँ विदेशी हैं। जिन 14 भाषाओं को संवैधानिक उपभाषा का दर्जा दिया गया है, उसमें हिंदी के सर्वाधिक लोगों की भाषा है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 2/5/1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था, जिसके कारण उस समय संविधान सभा को अपना कामकाज अंग्रेजी में करना पड़ा था, किंतु उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी। मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि इन राजेंद्र प्रसाद की इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद के साथ हिंदी रूपांतर भी प्रस्तुत किया जाता रहे और जब संविधान के आत्मसमर्पण का समय आए तो हिंदी में भारतीय संविधान की प्रति को भी आत्मसमर्पण किया जाए, ताकि भविष्य में किसी को भी विशेष प्रकार न्यायपालिका को भी अंग्रेजी में लिखे संविधान पर निर्णय लेना पड़े। आखिर कब तक हम अपने न्यायाधीशों से यह अपेक्षा करते रहेंगे कि वे अंग्रेजी भाषा में पारंगत हों। मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि संविधान की मूल प्रति हमारी प्रमुख भाषा में भी हो, न कि अंग्रेजी में। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि विशंबर दयाल त्रिपाठी के आग्रह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों को सभा की सारी कार्रवाई हिंदी में शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था और 4/11/1949 को संविधान के हिंदी प्रारूप का विषय संविधान सभा के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया। इस पर सेठ गोविंद दास एवं पंडित बालकृष्ण शर्मा ने यह प्रश्न उठाया।
संविधान के अनुरूप 99 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्तर प्रदान करने के बाद ये क्या सदन के समक्ष संविधान के शेष अनुच्छेद अंग्रेजी में ही रखे जाएंगे। यह मूल विधान किस भाषा में भारत में माना जाएगा। 18/5/1949 को गोविंद दास ने पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ध्यान उनकी दिनांक 2/5/1947 की इस घोषणा की ओर आकर्षित किया, जिसमें संविधान हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा में होने का वचन दिया गया। सेठ गोविंद दास ने इस विषय को इस प्रकार रेखांकित किया, संविधान का प्रारूप राष्ट्रभाषा में हो और साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद दिया जा सकता है, परंतु मूल और आधिकारिक संविधान राष्ट्रभाषा में भी हो। अतः 14/9/1949 को जब हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा घोषित कर दिया गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था, पहली बार भारत का संविधान बन रहा है। आज हमने उसे भाषा दी है, वह भाषा जिसमें भारतीय संघ का कारोबार चलेगा। हिंदी भाषा को अब समय की परिस्थितियों के अनुसार विकसित होना पड़ेगा। इसके पश्चात हिंदी को पूरी तरह लागू कर दिया गया और सारा सरकारी कामकाज हिंदी में भी होगा। इस प्रकार 26/1/1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया था। यह भी कहा गया था कि केवल 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी साथ साथ चलेगी। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विजय लक्ष्मी पंडित को रूस का राजदूत नियुक्त कर दिया। उन्होंने वहाँ राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया, तो उसे वापस करते हुए रूसी नेता ने कहा, अब तो भारत आज़ाद है, क्या उसकी कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं? कृपया अपने देश की राष्ट्रभाषा में अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कीजिए। हमें फिर भी लज्जा नहीं आई। यह तर्क दिया गया क्योंकि भारत बहुभाषी देश है, इसलिए उसकी भाषा में कामकाज करने से राष्ट्रीय एकता को कोई घात नहीं लगेगा। इस प्रकार हम देखते कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रथम 15 वर्ष स्थायी रूप से अंग्रेजी में कामकाज करने का निर्णय किया। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि हिंदी की होड़ केवल अंग्रेजी से है, किसी प्रांतीय भाषा से नहीं है, परंतु राजनीति के तरह हिंदी को प्रांतीय भाषाओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। 15 वर्ष बाद जब हिंदी को 15/1/1965 को पूरी तरह लागू करना था, तो उसके ठीक पहले 17/1/1965 को DMK के नेता CN अन्नादुरै ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखा था कि उनकी पार्टी 26 जनवरी को शोक पत्र के रूप में मनाएगी यदि उस दिन हिंदी पूरी तरह लागू कर दी गई। अतः इसी विरोध के कारण 26/1/1965 को भारत की संसद ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी को सह राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु एवं बंगाल में हिंदी के विरुद्ध प्रदर्शन व दंगे हुए। ओम शांति शांति।